आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो शख्स जिन्होंने भारत का दिल जीत लिया है। उन्हें जाना जाता है दिल्ली का डॉन और मिर्ची मुंडा के रूप में। हाँ, ये वही आरजे नवेद हैं जिनका नाम हर घर में गूंजता है। Your good name, sir? हेलो हेलो 2004 में आरजे हंट जीतने के बाद उनकी रेडियो यात्रा शुरू हुई थी और उनका दिल को छू लेने वाला शो डॉक्टर लव लाया था लोगों के बीच जुड़ाव से संबंधित मसलों पर बातचीत का एक नया तरीका। आज उनके साथ बॉक्स एफएम पर बैठ के हंसी मजाक करेंगे और उनकी आवाज सुनेंगे जो हर किसी के दिल में बस गई है। तो रहिए तैयार और तालियों से स्वागत कीजिए हंसी के बेताज बादशाह आरजे नवेद का। क्या बात है, क्या बात है। कहा जाता है कि रेडियो का मतलब आरजे नवेद, और आज वही शख्स आज हमारे साथ जुड़ गए और आज बहुत सीखने को भी मिलेगा, कुछ उनकी पुरानी बातें भी, मिर्ची मुर्गा कैसे स्टार्ट हुआ, ये सारी बातें आज आरजे नवेद के साथ हम बातें करने वाले हैं जब वो अपनी आवाज में वो सारी बातें बताएंगे। तो जोरदार तालियां आरजे नवेद के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग नवेद भैया। गुड मॉर्निंग सनी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच यार, ये इतना अच्छा वेलकम, मतलब मैं ऑनेस्टली रेडियो पे मैंने इतना अच्छा वेलकम नहीं देखा। मैं मतलब तकरीबन पिछले 18 साल से रेडियो कर रहा हूँ, लेकिन यार इतना बढ़िया वेलकम। रोज करेंगे यार कॉल। ये सब आपका बड़प्पन, आपका प्यार। नवेद भैया, रेडियो इंडस्ट्री में अचानक से जो बूम आई, और उससे पहले रेडियो मतलब आरजे नवेद, हम आज भी यही कहते हैं। तो आपका एंट्री कैसे हुई थी रेडियो इंडस्ट्री में? मैं असल में 2004 में एक प्राइवेट एफएम का यहाँ दिल्ली में आरजे हंट हुआ था। उससे पहले मैं, जो लोग नहीं जानते, उससे पहले रेडियो की ना मैंने पढ़ाई की थी ना रेडियो का मुझे एक्सपीरियंस था। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था। तो किसी ने मुझसे कहा था, मुझे ना ये लगता था कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं शौक तो मुझे बोलने नहीं था, तो मेरा दिल चाहता था जब मैं कॉल सेंटर में 8-8 घंटे बोलता था कि यार एक ही आदमी सुन पा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ और हजारों लोग सुने। बस ये था, मुझे एक्चुअली एफएम जो था वो उस वक्त तक पता भी नहीं था। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मालूम ही नहीं था उस वक्त। मैं सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पे 1-2 शोज कभी सुनता था। मैं लिसनर भी नहीं था रेडियो का, मैं सही बताऊं तो किसी ने मुझे बताया कि प्राइवेट एफएम है, ये लॉन्च हुआ है, यहाँ पे आरजे हंट हो रहा है। तो मुझे आरजे हंट का मालूम भी नहीं था। जिनको एक आवाज चाहिए और आवाज अगर ये सेलेक्ट कर लेते तो पैसे अच्छे मिलते हैं। तो मैं पहुंच गया इस सिलसिले में। अब यकीन करिएगा, मैंने जब पहली बार रिकॉर्ड किया था अपना जो मैंने वॉइस ओवर, उन्होंने कहा कि अपनी आवाज रिकॉर्ड करिए फोन पे, और जैसे ही मैंने फोन पे लाया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर था, शराबा था। और मेरे पास फोन भी नहीं था, दूसरे का लेके मैंने रिकॉर्ड किया था। जब कॉल भी होती थी 4 रुपए पर मिनट आउटगोइंग। जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी, वहां से आवाज आई कि बीट के बाद अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, तो वहाँ हॉर्न बजने लगे, शोर आने लगा। तो मैं भागा फोन लेके, और बहुत जोर से भागा ताकि कहीं सन्नाटे में जाऊं जहाँ पे आवाज डिस्टर्ब ना करे। बमुश्किल तमाम जाके गया तो उन्होंने कहा कि अभी काम करिए, आप आवाज रिकॉर्ड करिए और आज का न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज का फर्स्ट आर्टिकल पढ़िए। मेरे पास पेज भी नहीं था, आर्टिकल भी नहीं था। मैंने कहा यार ये तो अजीब बात है, मेरे पैसे भी लग रहे हैं। तो मैंने आर्टिकल तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ये कहा कि मेरे पास ना पेज है ना आर्टिकल है, लेकिन आप मुझे मौका देंगे तो आप रोज ये आर्टिकल और पेज मुझसे पढ़ाया करेंगे रेडियो पर। और फिर वही हुआ। 35,000 पार्टिसिपेंट थे उस जमाने में जब मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू करी थी। अप्लाई किया था, उनको 1 लेना था। इन्होंने मेरे 14 राउंड लिए थे। तो 14 राउंड के बाद फाइनली इनको एक आरजे मिला और इंट्रोड्यूस करा। एक ग्रैंड फिनाले हुआ, उसमें कुछ सेलिब्रिटीज आए बॉम्बे से, उसमें मुझे एक ट्रॉफी मिली। उस दिन से लेकर आज रेडियो और मैं एक साथ हैं और बस काम कर रहे हैं आप ही की तरह। एक आरजे सनी तो आपसे बात ही कर रहे हैं, कुल मुकुल भी जुड़ गए, गोपेश भी हमारे साथ है। बहुत सारे लोगों को बहुत प्यार है ना, तो पूरी लाइन लगी हुई है हमारे ऑफिस में बाहर कि नवेद भैया को छू के देखें कैसे हैं। थैंक यू सो मच। नवेद सर कहूँगा मैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की दुनिया के आप सर हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट में, सुनील गावस्कर क्रिकेट में, भारत के रेडियो के भीष्म नवेद सर को सलाम।
अरे अरे सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थैंक यू सो मच। जी, अंदर आपके बहुत जज्बा था देश प्रेम का, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ये जो हंसी मजाक करके दुनिया को जोड़ने का और हंसा के फिर कोई बहुत बढ़िया शुगर कोटेड पंच मारने का आइडिया आपके ब्रॉडकास्ट करियर में कैसे आया? ये इस तरह आया, देखिए जब मैंने रेडियो किया था ना, मैं बिल्कुल जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इतना अच्छा रेडियो कर रहे हैं, पहले तो ये लोग जो आपके लिसनर हैं इनको ये बताऊं कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और जी जान लगा रखा है। रेडियो करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक आदमी दिख नहीं रहा और ना दिखने के बावजूद भी अपने आप को दिखा दे, क्योंकि किसी तरह के एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते, हाथ नहीं हिला सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको एंटरटेन करना है तो ये काबिल तारीफ है। और मेरे अंदर जो ये जज्बा आया था, मैं असल में रेडियो से सुनता था शुरुआत में, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार कुछ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि शुरू के रेडियो जब मैं शुरुआत करी थी, शुरू के रेडियो ऐसे होते थे जिस तरह रोबोट बैठता है कि जी हाँ चलिए। और मैं बिल्कुल ऐसे ही बताता हूँ, जब मैं रेडियो सुनता था ना तो ऐसे हो रहा था रेडियो। गाने की फरमाइश करी थी हापुड़ से मम्मी पिम्मी और उनके मम्मी पापा ने, गाने को फरमाया था इन्होंने गाने के सुर दिए थे मोहम्मद रफी ने, लता मंगेशकर ने, ये प्यारा गाना और चलिए चलते हैं गाने की तरफ। सिर्फ ये होता था, सिर्फ हम क्रेडिट देते थे जी। जब मैं सुनता था तो गाने के क्रेडिट दिए और गाने में घुस गए। तो मुझे लगा यार इसमें ये तो मोनोटोनस सा हो रहा है, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। जब मैंने मिर्ची ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मुझे एक शो मिला, जैसे आपने बताया अभी डॉक्टर लव, उसकी जिम्मेदारी थी। वहां भी एक काम ऐसा हो रहा था जो मुझे लगा ये मोनोटोनस हो गया, क्योंकि उस शो में ज्यादातर क्वेरीज आती थी कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा, डॉक्टर लव क्या करें। तो मुझसे जो पहले वाले डॉक्टर लव थे ना, वो सिंपल ये कहा करते थे। मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ, मैं वहां बैठकर देख रहा था क्योंकि मुझसे कहा गया था मेरे सीनियर में कि तुम सुनो ये कैसे करते रेडियो। तो वो लाइव कर रहे थे, एक लड़के का कॉल आया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया और फोन बंद कर देती है, मुझे काट देती है और मैं क्या करूँ। और गर्लफ्रेंड से जब भी कोशिश करता हूँ तो गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अपने मम्मी पापा से और तुम चले जाओ, और बुरा भला कहने लगी, तो मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर लव इनको सोल्यूशन ऐसे दे रहे थे, अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो तो उसके नाम के बारे में सोचा करो। आसमान की तरफ देख के जब बादल देखें तो उसका चेहरा अपने आंखों में लाया करो और उसके बारे में सोचो, उसके लिए गज़लें लिखो, उसके लिए फ्लावर्स लो, उसके लिए चॉकलेट्स लो। एक ना एक दिन जरूर ऐसा होगा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो वो तुम्हारे साथ भागी चली जाएगी। तो मुझे साइड में बैठा हुआ था, मैंने सोचा होता तो नहीं यार ऐसा। जब मैं पहली बार आया माइक पे और क्योंकि सेम प्रॉब्लम आती थी कि डॉक्टर मुझसे गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, 2 साल हो गया, उसने कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी और तुम्हारा तो नाम नहीं लेना चाहते, मेरे पापा तुमसे नफरत करते हैं, मैं भी नफरत करती हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं सिंपल कह रहा था कि एक काम करो, अब दूसरी ढूंढो, क्योंकि तुम जब तक आसमान की तरफ देखोगे, बादल की तरफ देखोगे, उसका नाम सोचोगे, उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तुम ऐसी सोचते रहोगे। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहा, क्योंकि मैं असल में बताऊं, मैं रेडियो अब तक क्यों कर पाया, क्योंकि जैसा मैं हूँ मैं वैसा दिखता हूँ। क्योंकि अगर आप बनकर और आप इतरा कर रेडियो करेंगे ना, ज्यादा नहीं खींच पाएंगे आप। 2 महीने 3 महीने 4 महीने, हद से आप 1 साल खींच लेंगे। अब देखिए, मैं साफ सी बात, मैं जब भी रेडियो करता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मुझसे अंग्रेजी नहीं आती। अब मैं खामखा ये देखकर और उसको कॉपी करने लगूँ कि कोई अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात कर रहा है और मैं भी करूँ, तो मैं कितनी कर पाऊंगा, मुझसे हो ही नहीं पाएगी। तो मैं जैसा हूँ ना, मैं वैसा रहना चाहता हूँ रेडियो। आप यकीन करिए, जब क्योंकि देखिए रेडियो मार्कोनी साहब ने इन्वेंट किया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसको कैसे यूज करें। उन्होंने एक ट्रांजिस्टर दे दिया जिसमें से आवाज आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, राइट। अब ये अपने अकल की बात थी कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। अभी किसी ने रूल नहीं बना दिया कि ऐसे ही बात करनी है रेडियो पर, ऐसे ही बोलना है। अब हमारे रेडियो पे क्या होता है, गाने आते हैं, एक रेडियो जॉकी बोलता है, फिर गाने आते हैं, ऐड आते हैं, फिर रेडियो जॉकी बोलता है, फिर ऐड आते हैं। तो होता क्या था, जब 6 ऐड चल रहे हैं तो इंसान कभी कभी बोर हो जाता था। मैं ऐड के बीच में बोलने लगा, तो मेरे बॉस ने एक बार कहा भी कि तुम यहाँ क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों, ये किसी ने मना किया है। बोले नहीं, ऐड का मतलब ऐड है। तो मैंने ये उनको बताया कि ऐड के बीच में मैं आता हूँ और मैं उनको सरप्राइज देता था कहीं भी, क्योंकि गाना पूरा चल रहा है, उनको मालूम था अपना वेट आएगा, अब थोड़ा सा बोलेगा फिर चला जाएगा, फिर 2 मिनट के ऐड आएंगे।
तो थोड़ा सा चेंज करना चाहा रेडियो मैंने, और तो कुछ ऐसा खास काम नहीं किया, और वो चेंज थोड़ा सा अच्छा लगा लोगों को। और अब तो खैर मुझसे अच्छा रेडियो हो रहा है, आप कर रहे हैं और आपके साथ जो बैठे हैं और बॉक्स एफएम के जितने लोग, मैं आई एम सो हैप्पी। मैं सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके इस रेडियो से, क्योंकि आप तो वहां तक आवाज पहुंचा रहे हैं जहां हम पहुंच नहीं सकते, और उन लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं जो लोग मिस कर रहे हैं यहाँ मुझे या अपने लोगों को। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये काम करने के लिए। नवेद भाई, आपकी बातों से हम एकदम भावातुर हो गए, बहुत अंदर तक आप छू रहे हैं। एक ईमानदारी से सवाल पूछूंगा आपसे कि आप जब डॉक्टर लव करते थे और कोई कहती थी मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया, मेरा गर्लफ्रेंड भाग गई, आप जब कंसोल करते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि उसको आपसे ही प्यार हो गया? नहीं, लगता नहीं था, कोशिश जरूर करता था कि मुझसे हो जाए, मुझे लगा तो कभी भी नहीं। देखिए, क्योंकि क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, मैं असल में रेडियो जब कर रहा था ना, मैं बाहर नहीं निकलता था। वो कुछ बहुत सारे लोग बुलाते थे मुझे कॉलेजेस में, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ ना, मैं अब भी कहता हूँ कि आप मुझे सुनते तो हैं, जो लोग पहली बार देखते हैं ना मुझे, मैं उनसे माँ बाप की कसम खिलवा लेता हूँ कि देखने के बाद भी सुनते रहना। ऐसा ना हो, क्योंकि आप पर्सनैलिटी आप जैसी है नहीं कि हम अच्छे दिखें या बहुत लड़के इंप्रेस हो जाएं। हाँ, कोशिश जरूर करता था कि यार जब इतनी परेशान हो तो मुझसे प्यार कर लो। असल में मुझसे प्यार हुआ नहीं किसी को, और मैंने बहुत कोशिश करी। 1 करोड़ चाहने वाले बिना प्यार के हो जाते हैं। नहीं, ये वाला ये प्यार तो ये एक एग्जांपल और देता हूँ नवेद भाई, एक एग्जांपल और देता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे और अचानक सीआरपीएफ और पुलिस के जवान दौड़ने लगे, तो मैं भी वहाँ था। मुझे लगा कि कोई दुर्घटना हो गई दिखती है, भीड़ कहाँ भाग रही है। देखा नवेद भाई के पीछे पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग भाग रहे हैं। अरे क्या बात है, आप थे वहाँ? अरे यार भाई, क्या याद दिलाया। किसको झूठ बोल रहे हैं आपकी दीवानगी। अरे बाप रे, जहाँ जाते हैं वहाँ लोग पागल हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी एक जमाना था रेडियो का जब ऐसा हुआ करता था, जब फरमाइश झुमरी तलैया से आती थी। लेकिन आज रेडियो को जिंदा करने वाले नवेद सर को सैल्यूट। अरे भाई, थैंक यू सो मच। मैं अब शर्मिंदा हो रहा हूँ कि इतना बड़ा नहीं किया है, और ऐसे सब मिलके कर रहे हैं और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। हाँ, रेडियो बहुत खूबसूरत चीज है, और जिंदा का जो आपने कहा, रेडियो कभी मरा नहीं था। असल में हम कभी कभी गलत काम करने लगे थे, तो उसको ठीक करना चाहिए। रेडियो तो वैसे ही है, जैसा वो ट्रांजिस्टर था वो और हमेशा रहेगा। लेकिन भाई, मैं सीरियसली ये चाहता हूँ कि जितने लोग रेडियो कर रहे हैं या जितने लोग रेडियो सुन रहे हैं, ये बहुत कमाल की चीज है यार। ये बहुत सबसे पहले ना आप रेडियो से दोस्ती करिए। जितने लोग सुनाते हैं ना, लोगों को लगता है कि पहले लिसनर से दोस्ती करिए, रेडियो से करिए तो खुद हो जाएगी। लोग रेडियो को सोचते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे माइक पे बताता हूँ मैं आपको, एक लड़की एक ऑडिशन देने आई और वो इतना अच्छा बोलती थी, इतना खूबसूरत बोल रही थी, और बिल्कुल दोस्त की तरह। जब मैं मिली तो वो भाग के आई, अरे सर आप कितना अच्छा बोलते हैं। ये तो मैं बहुत खुश हुआ वो क्योंकि ऑडिशन देने आई थी। मैंने ये कहा, मैंने कहा आप क्या करती हैं? बोली सर मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा अब मैं भी करने लगा। और बहुत अच्छी बातें हैं। आप कहाँ रहती हैं? सर हर जगह रहती हूँ मैं, जहाँ भी चाहे आप मैं मिल जाऊंगी। बड़ी जॉली नेचर की। मैंने कहा आप कैसे आई? बोली मैं असल में रेडियो करने आई हूँ, सीखने ऑडिशन के लिए बुलाया है। मैंने कहा चलिए अंदर, माइक पे ऑडिशन के लिए। तो माइक पे ऑडिशन के लिए जैसे ही अंदर गई ना, पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही माइक ऑन किया उसकी फितरत बदल गई और उसने भी वो शुरू कर दिया, जी हाँ मैं हूँ आपकी प्यारी मेघा, चलिए अब सुनाऊंगी आपको प्यारे प्यारे गाने, और गाने जो आपको आपका मन बहला देंगे। मैंने कहा आप ये ऐसी कैसे हो गई? क्योंकि लोगों को ये लगता है, जो भी रेडियो करता है, शुरू में भी कर रहा था, जहां माइक ऑन हुआ हम अपनी शख्सियत बदल देते हैं। अरे यही नहीं करना है, माइक ऑन होके आप वही रहिए जो आप थे। बाहर रिसेप्शन पे जो मुझे मिले थे, मैंने बहुत समझाया उन्हें, तो वो जाके थोड़ी सी दुरुस्त हुई। लेकिन सीरियसली हम, आप देखिए ना, बाहर किसी दोस्त से मिलते हैं आप, या किसी रिश्तेदार से, या किसी जान पहचान से, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम, अरे क्या हाल चाल है आपके, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो जा रहा हूँ इतने सुहाने मौसम में अपनी फैमिली को लेकर। नहीं, क्या हाल चाल है, कहाँ चल रही है? मैं बस ये चाहता हूँ कि रेडियो ठीक होता रहे, जो कि आप लोग कर रहे हैं।
नाविद भाई मज़ा आ गया, क्या नेचुरल बात कही है। आदमी सरल नहीं रहता, अलग से व्यक्तित्व तोड़ने की कोशिश करता है। आप इतने बड़े एंकर हैं, इतने बड़े आरजे हैं, उसके बाद भी लोगों को इतना ज़बरदस्त आप आगे बढ़ाने में रहते हैं, जबकि आम तौर पर जब आदमी जितना ऊपर जाता है वो इनसिक्योर फील कर लेता है या जलन जैसी चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। ये दिल कहाँ से पाया आपने? देखिए, पहली बात तो गुरूर आने की बात तो जब होती है जब आपने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो। मुझे अब भी ये लगता है कि 1000 लोग ऐसे हैं जो मुझे सिखा सकते हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मुझसे बेहतर हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनको शायद मौका नहीं मिला माइक पे आने का। मुझसे बेहतर आवाज, मुझसे बेहतर दिमाग, मुझसे ज्यादा अगर शक्ल के नंबर भी दें तो वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाए। तो हमें कभी कभी ना ये लगने लगता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जब आदमी थोड़ा सा अचीव करके और बहुत सर पे चढ़ा लेना तो वो अचीवमेंट बहुत जल्दी चली जाती है। एक इस पे ना मैं सबको जितने भी, और ये सिर्फ रेडियो की बात, देखिए इस बात को समझिए कि अगर कोई चीज मिल रही है ना आपको, आप उसके लायक जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई उसके लायक था नहीं। असल में आप जल्दी पहुंच गए उस तक, आपकी डेस्टिनी लिया ही, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। एक ना मैं इसमें हर किसी को वो बताता हूँ, आप भी गौर से सुनिएगा कि जब आदमी ज्यादा गुरूर करे ना तो ये शेर याद करा करे कि छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक लिंटर और पड़ा और छत फर्श हो गई। क्या बात है, क्या बात है, गजब। तो कभी भी आपको लगे कि आप ऊंचाई पे हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस एक ऊपर और आएगा और आप नीचे हो जाएंगे, आप फर्श हो जाएंगे, तो शुक्र करते रहें, शुक्र करते रहें और इस बात की कोशिश करते रहें कि अब भी सीखना है। भाई मैं 18 साल से रेडियो सीख रहा हूँ। आपको मालूम है कैसे कैसे लोगों से रेडियो सीखता हूँ जी। मैं कोर्स में नहीं, मैं ऐसे लोगों से रेडियो सीखता हूँ। मैं अक्सर जाता हूँ पुरानी दिल्ली खाना खाने, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप कभी गार्ड से मिले, अब कैब में इंसान बैठता है तो दो तरह के इंसान है। कैब में या तो बहुत आधे घंटे का सफर है तो चुप बैठा रहेगा, बात करके देखिए कैब ड्राइवर से कैसे बोलते हैं। गार्ड जो होते हैं, और जो आप ठेली पे जाए वहां के लोग बेचने के अंदाज, बूढ़े लोगों से बात करके देखिए, ऐसे लोगों से बात करिए। आपको ऑब्जर्व करना है उन लोगों को, और मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे काम किया है रेडियो पे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे। आपको मालूम है कितनी अच्छी, अरे नहीं ताली ना बजाया, मतलब दिल पोर हो गया। तार तो होता ही है, हमारा तो पोर हो गया जी। जिस दिन आप लोग अपने लोगों को समझ लेंगे ना, आपके आसपास ही रेडियो है, ये चलते फिरते लोग जो है ना, ये आपको कंटेंट दे सकते हैं। अब जब मैं रेडियो करता हूँ ना, मुझे कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं सुबह रेडियो करता हूँ, अपना मॉर्निंग शो। अब तो मॉर्निंग शो, अब मसरूफियत इतनी हो गई कि मैंने मॉर्निंग शो छोड़ दिया है। अब मैंने अपनी कंपनी खोली छोटी सी, वहां से कंटेंट बनाता हूँ, सबको देता हूँ। उस कंपनी का क्या नाम है? पर्पल विंग्स एंटरटेनमेंट। क्या बात है, उसमें रेडियो के लिए कंटेंट और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो उसमें वीडियोस भी जाने लगे हैं। अब आपकी दुआओं से थोड़ा सोशल मीडिया भी अच्छा हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जिस दिन आप लोगों को समझ लेंगे ना, आपको रेडियो पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका रेडियो खुद होता रहेगा। लेकिन मेहनत करिए वहां। अब मिसाल के तौर पर बताता हूँ, मैं जब पुरानी दिल्ली जाता हूँ तो वहां पर ना दो बुजुर्ग लोग हैं, एक हस्बैंड वाइफ हैं, और उनकी उम्र होगी तकरीबन 80 साल के बूढ़े हैं वो, और उनकी वाइफ है, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपस में बनती भी नहीं है। अब जब मैं उनके पास गया एक दिन, मैं कबाब वबाब खाने जाता हूँ पुरानी दिल्ली। अब ये जो बुजुर्ग साहब है ना, ये बीड़ी पीते हैं, वो बैठे हुए थे और मैं उन्हें चचा कहता हूँ, उनकी वाइफ चची, और मैं वैसे ही कहूँगा जैसे इन्होंने मुझे बताया था। तो एक दिन चची बड़ी गुस्से में बैठी थी। मैंने कहा चची क्या हुआ? अभी जो इनके हस्बैंड है ना, एक जमाने में पेंट करते थे लोगों के घर जाके, उसको पुताई कहते हैं। पता नहीं आप सुनने वालों को कितना मालूम है कि पुताई करवा दो, वो करते थे। तो मैंने चची से पूछा कि चची क्यों मूड खराब है? तो चची बोली, अरे नवेद कुछ ना किया तेरे चचा ने, पूरी जिंदगी बीड़ी पी, पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया। अब मैंने चचा की तरफ देखा, मैंने कहा चचा क्या कह रही है? तो बोले क्यों, हमने ना किया कुछ पूरी जिंदगी, ऐसे ही बैठे रहे, हमने पुताई ना करी पूरी जिंदगी, कितनी पुताई करी है? तो चची बोली, हाँ तुमने इतनी पुताई करी, ये आसमान पहले पीला था, तुमने पोत के नीला कर दिया।
अब इतना बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और मैं वहां इतना हंसा, मैंने एग्जैक्टली यही किस्सा आके रेडियो पे सुना दिया। क्या बात। और लोग कहने भी लगे यार उनको किस दिन रेडियो पे लेकर आओ। अब वो बूढ़े थोड़े से तो आ नहीं सकते, लेकिन सीरियसली भाई, अगर आप भी मैं अगर आप इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत दे रहे हैं, प्लीज लोगों से मिलिए, लोगों से बातें करिए, यही है हमारा कॉन्फिडेंस। हाँ, यही है क्या नवेद भाई, हम आपको एश्योर करना चाहेंगे बॉक्स एफएम एकदम जिंदगी के इन्हीं संवेदनशील छोटे छोटे हंसी मजाक के किस्सों को पिरो रही है। एक कॉलर है दिल्ली से, 12 मिनट से इंतजार कर रही हैं, तो हम पहले उनको मौका देते हैं। जी, संक्षेप में अपना परिचय दें और जितनी जल्दी हो सके खटाखट फटाफट प्रश्न पूछें। हेलो जी। जी, मैं नावेद जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। ये तो मुझे लगता है नावेद जी बहुत बार सुनते होंगे, और सच कहूँ तो मेरे जहन में जितने भी सवाल थे उन सबके जवाब मुझे सुनते सुनते ही पिछले 20 मिनट में मिल भी गए। तो मैं बस नावेद जी से एक चीज कहना चाहूंगी कि एक तो आप रेलेवेंट रहे इतने लंबे वक्त तक, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मैं लुक अप टू करती हूँ आपको। कंटेंट स्पेस में रेलेवेंट रहना बहुत मुश्किल है 18 साल तक। और मैं चाहती हूँ बस जानना नावेद जी कि ऐसी कौन सी हॉबी है आपकी जो हम नहीं जानते, मतलब आम जनता नहीं जानती, जिसमें आपकी रुचि है कंटेंट या रेडियो के अलावा? जी, ये सवाल आपने अच्छा किया। ऐसी कौन सी चीजें जो आप लोग नहीं जानते हैं? वो कुछ लोग जो मेरे बहुत, हालांकि आप भी करीब हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लोगों को लगता है कि मैं मायूस नहीं होता हूँ। लोगों को लगता है, अब मायूस होना कोई हॉबी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है मैं जब परेशान होता हूँ ना, मैं उसमें भी कंटेंट सोचता हूँ। ये आपको शायद नहीं मालूम, और मैं आज बताता हूँ कि जब इंसान परेशान होना, जैसे मिसाल के तौर पे अब परेशानी कोई आ गई तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि बैठ के रहूं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आए किसी पे, तो हम कैसे कैसे लोग परेशान रहने के कितने तरीके हो सकते हैं, मैं उस पे काम करना शुरू कर देता हूँ। जैसे मेरे घर जाहिर, मैं हमेशा रेडियो बजाया कहता हूँ क्या हाल चाल, मैं आप खुश हैं, मैं बहुत नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं उस दिन खुश हूँ। हो सकता है मेरी किसी से बहस हुई हो सकता है अब्बू ने डांट दिया हो सकता है अम्मी ने लताड़ दिया हो। मैं उस चीज को हैंडल करना सीख गया हूँ कि जब मुझ पे डांट पड़े तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। ये चीज कोई नहीं जानता था, और ये पहली बार मैं बता रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि माइक खोलने से पहले मैंने सोचा है कि बोलूं या ना बोलूं, मेरा दिमाग नहीं कर रहा बोलने के लिए। तो ऑनेस्टली अब मैं ये करता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि मेरा मूड नहीं हो रहा, गाना सुन लो। और कई बार तो मैंने ये तक कहा है, लोग हर रेडियो जॉकी ये कैसे कह सकता है कि बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही सारे दुनिया के गाने प्यारे कैसे लगते हैं। मैं तो कह देता हूँ कि मुझे एक पहले गाने इस तरह गाना है, ये मजबूरी में सुन लो, स्टेशन वाले चलाने कह रहे हैं। वाह वाह, मजा आ गया। क्या बात है, गजब। और आप जो साहिबा अभी जो बात कर रही थी, अनामिका जोशी थी। अनामिका, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा ये कि आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा बोलने का, बड़ा नेचुरल, प्रेम से डूबा हुआ था ना जी। दिल्ली तो से दिल्ली वालों को ज्यादा समझता हूँ मैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाया था, दिल्ली का है। दिल्ली वाले कमाल के लोग हैं। अब रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले जब रेडियो कर रहा था, एक यंग लड़के का, आप सोचिए कि दिल्ली के जो यंग लोग हैं कितने क्रिएटिव हैं, हम तो आस पास नहीं है उनके। तो मेरे पास फोन आया लाइव, और उसने कहा कि नवेद जी, ऐसी बता दूं जैसे कहा, मैंने हेलो कहा, बोला नवेद जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, राहुल बोल रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लड़की है मधु, उसको कॉल कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड है, थोड़ा मेरी तरफ से उसको ना मैसेज दे दो, लव मैसेज। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, आप मेल करिए, वो मेल जब करेंगे आप उसके बाद, बोला सर कर दो, बहुत प्यार करता हूँ मधु से। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। बोला सर आपको आपकी माँ की कसम है। अब जब माँ की कसम दी, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ गया। मैंने कहा भाई माँ की कसम दे रहे हो तुम मधु? बोला सर प्लीज कर दो, मधु से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा नहीं हो सकता। बोला देख लो, माँ की कसम दे रखी है, कभी मर सकती है माँ। अब बजाय गुस्सा आने की मुझे इससे प्यार आ गया। मैंने कहा कितना क्लोज हो रहा है यार। मैंने कहा कौन है ये? बोला सर मधु है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, और उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना है, उससे शादी करनी है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, नंबर दो। नंबर दिया इसने, तो मैंने कहा तुम चुप रहना, मैं मधु को सरप्राइज दूंगा, और तुम चुप रहना, जब फोन मिल जाएगा तुम्हें एक मैसेज दूंगा, फिर कहूंगा कि आपने जो है राहुल ने।
मैंने मधु को फोन किया, जैसे ही फोन करने वाला था ना तो इसकी आवाज आई प्यारी थी, हेलो सर, सर प्लीज हर्ट मत करना उसका मुर्गा मत बनाना। क्योंकि मैंने कहा क्यों? क्योंकि मधु मेरी जान है, मधु मेरी जिंदगी है, मधु ये है वो है। मैंने कहा नहीं करता। जैसे ही मैंने फोन मिलाया उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपकी मधु जो है गर्लफ्रेंड, उसका फोन स्विच ऑफ है। बोला ओ हो, एक गर्लफ्रेंड और है इशिता, उसको मिला के देखो, वो उठा लेगी। मैंने कहा तुम करते क्या हो? बोला घर पर प्यार करते रहते हैं लोगों से। मैंने कहा बाप रे बाप। बॉक्स एफएम में जी, ये कंटेंट मैंने नहीं बनाया, ये उसी आदमी ने बना दिया। क्या आप बात। अगर लोगों को करीब लाए ना तो आपका रेडियो तो यूं होगा, बहुत खूबसूरत रेडियो होगा। क्या बात है, आपकी तो शुभकामनाएं। बस यही है कि रेडियो बहुत खूबसूरत और प्यारी चीज है। इसको सिर्फ समझने की बात है कि बहुत इजी रहिए, बहुत जैसे हैं आप वैसे रहिए, बनने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, आप रेडियो करिए बस। जी नवेद भाई, इस समय हमारे साथ मुखातिब हैं बॉक्स एफएम में। मैं हूं कुल मुकुल, मेरे साथ हैं आरजे सनी और गोपेश। कह रहे हैं पूरा चैट बॉक्स भर गया है, धनाधन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। आदाब नवेद, आपको इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या आज भी ऐसे आरजेंट होते हैं। मिलिंद लिखते हैं अमेजिंग शो, फैन ऑफ आरजे नावेद, रिवाइविंग द सोल ऑफ रेडियो, आकांक्षा कहती हैं। श्रेया लिखती हैं हाउ हम्बल ही इज एट दिस जंक्चर ऑफ लाइफ एंड इंस्पिरेशन। शिवांगी जोशी लिखती हैं ही इज द वन हु इज बीइंग हिमसेल्फ ऑन रेडियो, लव्ड हिज पर्सनैलिटी एंड प्रैंक्स। प्रज्ञा लिखती हैं लव्ड हिज कंटेंट। नमन लिखते हैं अमेजिंग शो, लिसनिंग हिज इंस्पायरिंग जर्नी। रजत सिंह जो हैं वो बिग फैन हैं आपके, और आपके प्रैंक जो होते हैं वो आपकी उनकी जिंदगी बना देते हैं, उनका दिन खुशनुमा बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक सवाल मेरा भी, मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको और मुझे मन कर रहा था कि सुनता ही रहूं, मैं क्यों बोलूं। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर लव मिर्ची मुर्गा कब बन गए? हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा था डॉक्टर लव मिर्ची मुर्गा इसलिए बन गया भाई। मैंने ना देखिए, क्योंकि शुरुआत में ये हुआ कि जब डॉक्टर लव की जिम्मेदारी थी, लेकिन मुझे शुरुआत में ना ये करना था कि मुझे सर्वाइव करना था, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो रेडियो को मुझे कुछ भी मिलता ना मैं करता। मुझसे अगर कहा जाता समाचार सुनाओ तो मैं सुना देता। डॉक्टर लव के बाद क्योंकि मेरी फितरत नहीं है नॉर्मल रहना, सीरियस रहना, तो डॉक्टर लव के बाद मैंने इनसे ये कहा, एक इवनिंग शो होता था, तो मैंने कहा आप मुझे ना, इनको ये लगा कि अगर नवेद मैं जैसे पर्सनालिटी है ना, तो इन्होंने समझा कि सिर्फ शायरी, अंदाज, गजलें, ऐसी चीजें ही कर पाएगा। लेकिन मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मैं ये जो प्रैंक है ना भाई, मैं आज से नहीं, मैं बचपन से कर रहा हूँ। मेरी फितरत नहीं है नॉर्मल रहने की, सीरियस रहने की। मैं आज भी बहुत ऊट पटांग हरकतें करता हूँ। जब मैं कहीं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ या अपने कलीग्स के साथ, मुझसे नहीं रहा जाता सीरियस। और मैं डॉक्टर लव के टाइम ना अपने आप को दबा रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा था उस वक्त कि चांद को मत देखो और तारों को मत देखो, कुछ नहीं होगा, शादी करो, हो जाएगी, तुम दूसरी ढूंढ लो। तो जब इन्होंने मुझे सुना ना, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो शो? मैंने कहा मैं ऐसा ही हूँ यार, ये मतलब मुझसे तो नहीं होता ऐसे। तो इन्होंने फिर एक जिम्मेदारी दी, और पहली बार जब मैंने प्रैंक किया था किसी को, और उस वक्त रेडियो पे प्रैंक होता था, कोई और करता था किसी जमाने में, तो मैंने कहा ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बस उस दिन से लेकर आज तक ये चीज छूटी नहीं है। और मुझे अच्छा देखिए, प्रैंक का मतलब भी अगेन लोगों को ये लगता है कि लोगों को परेशान करना। एक तो मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी मांगता हूँ जिनका मैंने थोड़ा सा दिल दुखाया है, लेकिन ये सोचता हूँ कि एक इंसान का दिल दुख जाए थोड़ा सा, और फिर मैं माफी मांग दूं, और उसकी वजह से अगर करोड़ों के चेहरों पर हंसी आ रही है ना, तो मैं गुनाह नहीं समझता। बावजूद इसके कि मैं उनसे कंसेंट लेता हूँ, जो आप लोग नहीं सुनते, उनसे कंसेंट लेता हूँ कि मैं ये ऑन एयर डाल रहा हूँ, तो वो इजाजत दे देते हैं। अगेन प्रैंक का मतलब अभी तक ये था कि किसी को परेशान करो, वो गाली गलौज करे, फिर हम हंसा दें। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ भी एक जिम्मेदारी बनती है मेरी, तो मैंने प्रैंक में ही सोशल मैसेज देने शुरू किए लोगों को कि यार इंसानी तो है, जरूर थोड़ी है हर वक्त हंसने का ही मूड हो रहा है। लेकिन लोगों को इंतजार रहता था कि यहाँ मुर्गा आएगा, तो मैंने वहां सोशल मैसेजेस देने शुरू किए मुर्गे के ही अंदर, और उसका असर इतना हुआ कि वो दिल पे लगने लगा लोगों के, वो दिमाग में गड़ गया। नवेद भाई, एक आपने प्रैंक किया था, वो प्रैंक मैं चाहूँ तो बिल्कुल रिपीट कर सकता हूँ वर्ड टू वर्ड। आपने पाकिस्तान कॉल लगाया था। मैं भी दीवाना हूँ उसका। जी, वो आइडिया कैसे जनरेट हुआ? टीचर वाला, जिसमें वो कहते हैं ये टीचर कहता है कि ये मेरा बेटा है।
नवेद भाई याद हाँ है देखिए, आपको? जी, जब मुझे याद है वहाँ के एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने जी। कहा था कि कश्मीर हमारा है और हम लेके रहेंगे, तो मजबूरी ये लगा कि यार ये जब ऐसे लोग कह रहे हैं तो मुझे मालूम है कि हमारा है और यहीं से निकला है। तो मैंने सिर्फ देखिए, अगर कोई ये कहे कि भाई आप कहने के अंदाज में फर्क होता है। अगर मैं किसी से लड़ूं और ये कहूं कि करके देखो ये कर दो, उसका असर ही नहीं होगा ना सुनने वालों का ना उस पर, वो और गुस्से में आ जाएगा। मैंने एहसास दिलाना चाहा। मैं हमेशा जब भी इस तरह की चीज करता हूँ ना, मैं एहसास दिलाता हूँ, नर्व्स जो होती है ना उसको पकड़ना चाहता हूँ कि ये ऐसे समझेगा, ये ऐसे समझेगा। तो मैंने कॉल किया था वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की कोई मतलब उनका नाम भी भूल गया, शेरवानी साहब, उनको कॉल किया था और मैंने उनको ये समझाया कि ये सोचिए कि आपका बच्चा मेरे पास पढ़ने आया और मैंने उसको पढ़ा दिया। अब मैं फीस तो लेता ही हूँ पढ़ाने की, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चा मेरा है। तो वो तो चिल्लाए, तो बच्चा कैसे तेरा हो सकता है, तूने उसे पढ़ा रहा है कितने दिन से, मुझे नहीं पता गलत पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है, बच्चा कैसे बच्चा है, बाप तो मैं हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कश्मीर बच्चा है, वो है हमारा। इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं, इसी तरह तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहा था, जो हकीकत है, जो जिस बात में सच्चाई है, मैंने वही बताई उनकी। आप अपनी जगह खुश रहें, लेकिन जो चीज हमारी है वो हमारी है, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं। नवेद भाई गूज बम हो गए थे उसको सुनने के बाद। मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ इसलिए बहुत दिल से आपको कह रहा हूँ, वो इतना बड़ा थप्पड़ था और इतना अच्छा समझाया था आपने। मेरे मन में आपके प्रति ना सम्मान उस समय आसमान तक पहुँच गया था। अरे भाई शुक्रिया। और ये सिर्फ मैंने जिम्मेदारी अदा करी, कोई ऐसा नहीं करा। जी बताएं। एक इंसिडेंट है, मैं ड्राइव कर रहा था और आपका एक मुर्गा बज रहा था जिसमें आप आर्मी के बॉर्डर पर थे सर, और आपने कॉल लगाया था उसमें, सर परमिशन दीजिए गोलियां चलाने की, मतलब ग्रेनेड फेंकने की, सर परमिशन दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर, मैं अकेला हूँ, फंस गया हूँ। तो मेरी मॉम भी सुन रही थी उस वक्त, तो मेरी मम्मी कहती है कि ये आदमी परमिशन क्यों नहीं दे रहा है इसको गोली चलाने की। आप पूरा सुनो, ये मुर्गा है। बोले मुर्गा कैसे, इसको खाने की कैसे पड़ी है, परमिशन क्यों नहीं दे रहा है, ये क्यों नहीं चला पा रहा है बेचारा गोली। वो पहला मुर्गा था जो मेरी मॉम ने सुना था। अरे सबसे पहले तो उन्हें रिकॉर्ड दीजिएगा कि वो भी सुनती हैं, तो और ज्यादा खुशी की बात है। अब बस वो ये परमिशन देने वाला भी मुझे याद है, बॉर्डर पे खड़ा होकर मैंने कहा था कि परमिशन दीजिए मैं गोली चला दूं, और उसका असर ये हुआ था कि दोनों तरफ से मुझे उस दिन ये अंदाजा हुआ था, और ये भी बहुत लोगों ने सुना और उसको आगे बढ़ाया। दोनों तरफ से लोग बहुत अच्छे हैं और लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां से भी आवाज आई कि पागल हो गया है कि क्यों मार रहा है ऐसे किसी को, और वहां से भी ये आवाज आई कि क्यों मार रहा है ऐसे किसी को। तो मारना कोई नहीं चाहता, सिर्फ ये है कि सॉल्यूशन और प्यार मोहब्बत ये कायम रहे, और इसी का मैंने वो एक इनिशिएट किया था इस चीज को, और वो भी लोगों ने बहुत आगे बढ़ा दिया। लेकिन भाई देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैंने किया है, ये हर इंसान कर सकता है थोड़े थोड़े लेवल पे। हमारे पास ये जरूर है कि माइक है और ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंच जाती है, लेकिन जिनके पास माइक नहीं है वो भी अगर, ये काइंड रहना कितना जरूरी है यार, लोग क्यों नहीं समझते। उसमें ना तो आपका पैसा लग रहा है, दूसरे से प्यार ही मिल सकता है यार। काइंड रहिए, थैंकफुल रहिए और बस बढ़ते रहिए आगे। नवेद भाई अब जी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमें भी मालूम है कि आपको कहीं जाना है, वक्त बहुत कम है। लेकिन एक सवाल मेरा सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जब आप जो भी मिर्ची मुर्गा बनाते हैं, तो ये जो प्रैंक कॉल्स करते हैं, इसकी कोई स्क्रिप्ट होती है या आप स्पॉन्टेनिटी में सब कुछ करते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है सब? बिल्कुल आप यकीन करिएगा, ये बहुत हैरत की बात है। मैंने रेडियो पे जब मैं शो करता हूँ या प्रैंक करता हूँ, मैंने एक लफ्ज नहीं लिखा कागज पर, क्योंकि जब मैं लफ्ज लिखने शुरू कर देता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, जो मेरे दिमाग में होता है वो मैं कह देता हूँ। ये जरूर है कि इस बात का ख्याल रख के कि किसी को बुरा ना लगे, कोई ऐसी बात ना कर दूं, किसी कम्युनिटी को बुरा ना कहूँ, लड़कियों की इज्जत हो उसमें हर तरीके से, लेकिन मैं कभी भी लिखता नहीं हूँ। और मुर्गे की जहां तक बात है, उसमें तो लिखने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उस तरफ से क्या सवाल आ जाएगा। किसी को फोन किया, अब उसने कोई अजीब सा ही सवाल कर लिया, अब मैं कहाँ से लिखूंगा? जो मेरे जहन में होता है वो मैं बोल देता हूँ। और आपको मालूम मेरी स्क्रिप्ट कहाँ बनती है? मेरी स्क्रिप्ट वहीं बनती है जहां मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ऑब्जर्व करिए लोगों को, मिलिए, उस वक्त आपकी स्क्रिप्ट छप रही है आपके दिमाग में, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कलम उठाने की, ना लिखने की। तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक बार फिर से सलाम। और मुझे ये बताइए कि हम आरजे नावेद को
बड़े स्क्रीन पर कब देख सकते हैं, मतलब फिल्मी पर्दे पर? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। देखिए, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के मूवीज के लायक नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज मिलेगा जिसमें आप ये, मेरे ख्याल से आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मैंने ये काम करा, और वो बहुत अजीब सा काम है। मैं ये पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी पाबंदी है बताने पर, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर आपको हर जगह, मेरे सोशल मीडिया पर, एक तो और बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनके सोशल मीडिया पर वो चीज दिख जाएगी, और वो बड़ा पर्दा ही होगा, वो आप जल्दी देखेंगे। शक तो दुआ मुझे उसी करिएगा वक्त हो उसके गया लिए। था जब आपने कहा था कि मैं शूट पर जाना है, तो शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था। तो उसके लिए आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और आप बेस्ट हैं भाई। जितने लोग अभी बॉक्स एफएम की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, मैं आपसे दिल जान से मोहब्बत करने लगा, और क्योंकि कद्र करता हूँ इस चीज की कि कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए। तो उन सब की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो लोग सुन रहे हैं, आपने इतनी देर 20 मिनट बोला, और कोई भी बात भाई मैं खत्म करता हूँ किसी भी इवेंट पे, अपने इंटरव्यू पे, तो ये जरूर कहता हूँ कि प्लीज मेहनत करिए, और दिल से मेहनत करिए। शाहरुख खान की एक मूवी है, उसका डायलॉग सभी ने सुना होगा कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। हमने आपको शिद्दत से चाहा, कायनात ने हमें मिला दिया। नहीं, सुनिए, ये तो शाहरुख खान का डायलॉग है, मैं मानता ही नहीं। जरूरी नहीं है कि शाहरुख ने कहा कि मैंने मान लिया। मैं अपना कहता हूँ कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटा कुछ कर ले, कायनात ऐसी नहीं बैठी तो चाहेगा तो मैं करूंगी। कायनात भी इंतजार कर रही है कि करेगा तो होगा। तो प्लीज कायनात के चक्कर में ना रहें, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कायनात अपना काम कर रही है, आपकी जिम्मेदारी अपनी। लेकिन हम आपके चक्कर में, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज हमारी छोटी सी मुलाकात हुई, ये मुलाकातें ज्यादा हों, बार बार हों, आप वक्त जरूर दीजिएगा हमें, ये वादा करते जाइए। और मैं मम्मी का समय कर रहा हूँ, और सॉरी, मैं बिल्कुल, देखिए, मैं कोई भी चीज बन के नहीं बोलता। सॉरी, मैंने उस वक्त ज्यादा वक्त ले लिया था आपसे बात करने में। मैं अब आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी मैं आपके स्टूडियो भी आऊंगा, और 1 घंटा बैठकर साथ में शो करेंगे, और मैं लिसनर से डायरेक्ट बात करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनके करीब आना। खाओ मम्मी कसम। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मम्मी कसम। आप भी वही करेंगे, देख लो। ये लड़का ठीक नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल मम्मी कसम, मैं आपके स्टूडियो आऊंगा, और स्टूडियो में बैठकर शो करेंगे जरूर। क्योंकि बहुत सारे श्रोता लगातार फोन कर रहे हैं, चैट बॉक्स भरा पड़ा है, उनका दिल टूटे नहीं, ये कसम खाते हैं। बहुत बहुत नावेद भाई, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, सिर्फ आभार आभार आभार। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। आपने लायक समझा कि आप 20 मिनट अपने खास रेडियो के और अपनी खास जिंदगी के मुझे दिए, इसके लिए मैं भी आभार पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने 38 मिनट हमें अपनी जिंदगी के बहुमूल्य, बहुत कॉमर्शियल हैं जो, वो दिए, उसके लिए शुक्रिया। Thank you so much, bhai, and I love you. Thank you, Thank you. Thank you. Bye.